तो अब अपन पृथक्करण की में या फिर शक्ति पृथक्करण के बारे में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उनके विचारों के बारे में देखते हैं। भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का का परिवर्तन क्या प्रावर्तन ब्रिटिश संवैधानिक शक्ति दृष्टिकोण से क्या पर आधारित है, नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसरण में। पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान की स्वीकारो की जो स्वीकृति है वो प्राप्त हो गई, और इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा न्यायिक घोषणा उपलब्ध नहीं है। यह संभव नहीं हो सका है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासनिक विधि को की परिधि दिनों दिन बढ़ती जा रही है तथा हमारे संविधान में भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने के न्यायाधीश महाजन साहब द्वारा दिल्ली लॉज अधिनियम जो मामला था AIR 1951 का, जो सुप्रीम कोर्ट का था, और पेज हैं 747 के मामले में भी पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया, और न्यायाधीश महाजन ने प्रस्तुत मामले में यह भी अभिकथन प्रस्तुत किया कि भारतीय परिवेश में यह कोई विवाद का विषय नहीं है कि पृथक्करण का सिद्धांत वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाहित किया गया है, जबकि उधर संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य जो कंट्रीज हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है के संविधानों के विपरीत भारतीय संविधान राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों को भिन्न भिन्न रूप में व्याख्या नहीं करता है। यद्यपि भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, किंतु यह ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का पर आधारित है, और जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका के प्रति भी दायित्वाधीन होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में शक्ति पृथक्करण पावर जो सेपरेशन का सिद्धांत है वह वास्तविक रूप नहीं ले पाया है। रामकृष्ण डालमिया बना न्यायाधीश तंदोलकर AIR 1959 में भी सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था उसमें भी पेज 269 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति दास ने पृथक्करण के सिद्धांत के संबंध में भी अपनी विचार व्यक्त किए गए थे, और उन्होंने कहा था कि संविधान शक्ति पृथक्करण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, और ये वास्तव में सत्य है कि सरकार का तीनों अंगों तथा जैसे विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में विभाजन संविधान के विशेष रूप में समाहित किया गया है, लेकिन पृथक्करण के सिद्धांत को हम हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग संवैधानिक ढांचे की नींव अथवा मूल स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ये स्पष्टतः विद्यमान है। उच्चतम न्यायालय ने राम जवाया बनाम पंजाब राज्य के मामले में भी पृथक्करण के सिद्धांत के संबंध में यह अभी निर्धारित किया है कि भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को कठोर शब्दों में अपनाया गया है, लेकिन संविधान में सरकार के तीनों अंगों के कार्यों तथा संवैधानिक दायित्वों को स्पष्ट अलग अलग दर्शाया गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये सुरक्षित रूप में कहा जा सकता है कि भारत का संविधान किसी एक संविधान अंग के और दूसरे अंग के कार्यों एवं जुरिडिक्शन का अधिग्रहण करने संबंधी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबको अलग अलग बांट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने निर्णय में चंद्रमोहिनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी जो 1966 का था सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उसमें भी कहा है कि ये
ये निर्धारित किया कि भारत का संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर शब्दों में स्वीकार नहीं करता है, फिर भी राज्यों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना संबंधी प्रावधान प्रस्तुत करता है। हमारा संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना संबंधी उपबंध करता है तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी ऐसी शर्तों का विवरण भी प्रस्तुत करता है जिससे में न्यायाधीश किसी भी बाह्य प्रभाव से मुक्त रहें। और हम ये कह सकते हैं कि संविधान में किसी राज्य के हाईकोर्ट को ऐसे व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के समस्त न्यायाधिकरणों तथा राज्य सरकार की कार्यपालिका के विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये किस में की गई है? ये हमारे संविधान के आर्टिकल 226 में ये शक्ति प्रदान की गई है हाई कोर्ट को। और इसी प्रकार ये कहें कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ये शक्ति वे समस्त न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों में पर्यवेक्षण कर सकें प्रदान की गई है। और एक मामला है जिसमें उदय राम शर्मा बनाम भारत संघ 1968 का जो मामला था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने तो ये भी कहा है कि हमारे संविधान में पृथक्करण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निरूपित किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अंतर्निहित पृथक्करण के सिद्धांत को भारत में अनुपालित नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने एक अलग अपनी मतलब जो निर्णय दिया है उसमें उन्होंने बताया। लेकिन इसमें समय के साथ साथ अब इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में परिवर्तित दृष्टिकोण आने लगा है और इसमें कह सकते हैं कि सरकार के तीनों अंगों के बीच में पारस्परिक सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया जाए, ये माना जाना चाहिए। साथ में न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभाव को समाप्त किया जाए और तीनों अंगों के कार्यों को स्पष्ट और उल्लेख किया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई जब तक आप स्पष्ट नहीं करोगे तो आप मतलब क्लियर नहीं होगा तो अधिकारों में आपस में हस्तक्षेप करने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसका जो उद्देश्य है वो भी किसी एक अंग विशेष में शक्तियों के केंद्रीकरण को दूर करना है तथा एक अंग द्वारा दूसरे अंग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से अपने आप को बचाना है ताकि विधि शासन को निरंकुशतावाद द्वारा समाप्त नहीं किया जा सके। ये सिद्धांत ये भी बताता है कि सरकार के तीनों अंग एक क्षेत्राधिकारों में बिना किसी हस्तक्षेप के पारस्परिक। संविधान के अनुच्छेद 50 में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक करने संबंधी प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 50 है में दिशा निर्देशन में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक जो सीआरपीसी है 1973 को अधिनियमित किया है। यद्यपि संविधान के अंतर्निहित नीति निर्देशक तत्वों को जो अनुच्छेद 50 में उपबंधित है पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्णतया नहीं अपनाया है। जो भी हो, भारत में विधि आयोग ने अपने 14वें प्रतिवेदन में भी जहां न्यायिक प्रशासन के सुधारों पर प्रकाश डाला है वहां भी ये प्रस्तावित किया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पूर्णतया अलग रखा जाना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अपनी बात अब भारतीय विधि आयोग ने भी 14वें प्रतिवेदन में ये बात कही है। तो मतलब पृथक्करण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तो केशवानंद भारती के मामले में अपने द्वारा दिए गए सभी पूर्व जो निर्णय हैं उनको
देखते हुए ये भी अवधारणित कर दिया कि संविधान की सर्वोच्चता तथा शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत है। ये भी उन्होंने, मतलब केशवानंद भारती का जो मामला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 में मतलब निर्धारण किया गया था, और उन्होंने कह दिया कि ये तो आधारभूत सिद्धांत है पृथक्करण का। सर्वोच्च तथा शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत।